सुरहा ताल बलिया जिले के सुदूर पश्चिम में स्थित गंगा के छाड़न से बनी झील। अनुकूल परिस्थितियां यहाँ पक्षियों को खींच लाती हैं और प्रतिकूल परिस्थितियां प्रेमियों को। शहर के जानकार खोजी और चुगलखोर आंखों से दूर प्रेमी युगल पक्षियों को देखते हुए झील किनारे बैठकर प्रेम बतियाते हैं। मगर अक्सर हाँ, यह भी होता है कि जिस सुकून जिन नजरों से बचने वे यहाँ आते हैं, वह नजरें उन पर नजर रखी होती हैं। अनुपम राय आज इसी का शिकार हुआ था। बिरजू और नसीम उसी की तलाश में पहुंचे ही थे कि रफीक का फोन आया। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ हो? रफीक ने पूछा। वालेकुम अस्सलाम रफीक भाई, सुरहा ताल में है। साले तुम लोग एक काम दिए और तुम पिकनिक मना रहे हो। पिकनिक कहाँ नसीब में है भैया, काम ही कर रहे हैं। अनुपम बाबू यहीं आए हैं। अच्छा, क्या कर रहा है वहां? रफीक ने पूछा, जिसका कोई जवाब नसीम ने फौरन नहीं दिया। अनुपम जो कर रहा था वह बता पाना नसीम के लिए मुश्किल था। जवाब न पाकर रफीक ने फिर पूछा, मोबाइल में पैसा लगता है भाई, गुणा गणित बाद में करना, जल्दी बोलो, लड़का क्या कर रहा है वहां? कैसे कहें? नसीम ने भुनभुनाते अपनी मजबूरी जाहिर की। मुंह के अलावा कहीं और से भी कह सकते हो क्या, तो कह दो। रफीक ने झल्लाते हुए कहा। अब जवाब देना नसीम की मजबूरी थी। उसने मोबाइल के स्पीकर को दूर करते हुए बिरजू से पूछा, अबे चुम्मा को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या हुआ? बिरजू ने पूछा। भैया पूछ रहे हैं कि लड़का क्या कर रहा है। चुम्मा कितना घटिया लगेगा कहने में, कुछ और बताओ, नसीम ने पूछा। चुंबन, चुंबन बोल दो, बिरजू ने सीख दी। भाग बे, हिंदी नहीं बुझाता है उनको, संस्कृत कहाँ से बुझाएगा, नसीम ने डपटा। पप्पी पप्पी बोल दो फिर, बिरजू ने ज्ञान दिया। हाँ, हेलो, हाँ भैया, पप्पी ले रहा है सरवा, नसीम ने फौरन ही मोबाइल कान पर लगाते हुए कहा। पप्पी? लड़की भी है क्या साथ में? रफीक ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, तो लड़का को पप्पी लेना अभी बलिया तक नहीं आया है भैया। कहते कहते ही नसीम बंदर की तरह हंस उठा। खिखियाओ कम और फोन बिरजू को दो जरा, रफीक ने नसीम से कहा। नसीम ने फौरन फोन बिरजू को पकड़ा दिया। रफीक ने प्रणाम पाती के बाद काम की बात बिरजू से कही। सुनो, लड़का लड़की सुरहा ताल में मिल रहे हैं, तो जाहिर है कि लड़की साथ नहीं लौटेगी। लड़की को निकल जाने दो, जब चली जाए तो दबोच लो इसको और सीधा ईंट भट्ठे पर लेकर आओ। आम बागान होकर खेत वाला रास्ता पकड़ना, ठीक है भैया, बिरजू ने कहा। उसकी आंख बराबर जोड़े पर गड़ी हुई थी। उसने देखा कि अनुपम और लड़की अब उठ रहे हैं। उसने फोन पर ही रफीक से कहा, दोनों उठ रहे हैं भैया, शायद अब निकले। अरे साला, ये तो, कहते कहते बिरजू कुछ देर विस्मय से भर गया। रफीक ने उसके विस्मय को पकड़ते हुए पूछा, क्या हुआ? सब ठीक? कुछ नहीं भैया, लड़का निकल रहा है, हम बाद में बात करते हैं, भट्ठे पर मिलते हैं। कहते हुए बिरजू ने मोबाइल काट लिया। दोनों तेजी से निकलकर बाहर पहुंचे। उन्होंने देखा कि उनकी सोच के उलट अनुपम और लड़की दोनों ऑटो पर सवार हुए। बिरजू को मगर पता था कि ऑटो किधर जाएगी। उसने गाड़ी बसंतपुर के रास्ते पर डाल दी। बसंतपुर पहुंचने से काफी पहले अनुपम ऑटो से उतर गया था। लड़की को यहाँ से अकेले जाना था। बिरजू जानता था कि लड़का कुछ दूर पीछे ही उतर गया है और अब टेम्पो स्टैंड तक पैदल ही आएगा। इसलिए उसने टेम्पो स्टैंड से पहले एक आम के पेड़ के नीचे गाड़ी लगाई और नसीम को हट जाने को कहकर इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर में अनुपम आता दिखाई दिया। बिरजू उसे आता देख पीछे मुड़कर पेशाब करने का अभिनय करने लगा। अनुपम जब उसके ठीक सामने से गुजरा तो वह मुड़ा और मुड़ते ही अवाक होने का अभिनय करते हुए कहा, अरे राय साहब, इधर कहाँ? अनुपम भी उसे देखकर पेशोपेश में पड़ा, मगर फिर फौरन ही कहा, यही आए थे रिश्तेदारी में, बस अब जा रहे हैं, शहर की ओर जा रहे हैं ना, चलिए ड्रॉप कर देते हैं, बिरजू ने कहा। अनुपम को भी आगे तक जाने का साधन बिना मांगे ही मिल रहा था, सो उसके लिए भी न कहने का कोई कारण नहीं था। उसे यह भी लगा कि यदि उसने ना किया तो दूसरा वहां अब इस धुंधलके में मिलना मुश्किल है। चलिए, अनुपम ने हामी भरी और मोटरसाइकिल के पीछे बैठ गया। उसके बैठते ही बिरजू ने नसीम को आवाज दी, नसीम भाई आ जाइए, कहाँ झाड़ी में यूनानी जड़ी ढूंढ रहे हैं, पाजामे में सांप घुस गया तो भाई भाई का मिलन हो जाएगा। बिरजू के इतना कहते ही नसीम झाड़ियों से बाहर निकल आया। वह आवाज के लहजे से ही समझ गया था कि जबरदस्ती की जरूरत नहीं पड़ेगी। नसीम फौरन आकर मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर बैठ गया और अनुपम से कहा, सलाम वालेकुम नेता भाई, ये गमछा मुंह पर बांध लीजिए, ट्रक वाला बहुत धूल उड़ाता है सब यहाँ, गमछा न बांधे तो घर तक नैन कजरारे हो जाएंगे। अनुपम ने हंसते हुए अपना ही गमछा मुंह पर बांध लिया। मोटरसाइकिल जब तक खेतों में नहीं उतर गई तब तक अनुपम जान ही नहीं पाया कि वह अगवा हो चुका था। मोटरसाइकिल ने पहले सड़क छोड़ी, फिर खड़ंजे और आखिर में कच्ची धूल भरी मिट्टी को भी
छोड़ते हुए ईंट भट्ठे से लगे ईंटों से ही सजाकर बनाए गए अस्थायी कमरे के बाहर रुक गई। नसीम ने हाथ पकड़कर अनुपम को उतारा और लगभग खींचते हुए उसे कमरे के भीतर कर दिया। कमरे के भीतर का दृश्य अच्छे भले निर्भीक व्यक्ति को भी डरा देने के लिए काफी था। ईंट भट्ठे से ही आग लेकर एक चूल्हा भीतर जला हुआ था और कमरे में रफीक एक मेमने के गर्दन पर कसाई वाला छुरा लिए बैठा था। मेमना अपनी पूरी ताकत से चिल्ला रहा था। रफीक ने जब अनुपम को भीतर आते देखा तो छुरा रखकर मेमने को गोद में ले लिया और अनुपम से बोला, आइए मलिकार आइए। अनुपम ने जब रफीक को देखा तो उसे थोड़ी राहत हुई। वह जानता था कि रफीक समझदार है और उससे बात की जा सकती है, वरना तो बिरजू और नसीम के बीच उसकी जान का अब तब लगा था। ये सब क्या है रफीक भाई? मटन खाएंगे मलिकार, रफीक ने फिर से मेमने के गर्दन पर छुरा रखते हुए कहा। नहीं, यह तरीका सही नहीं है, मगर मिलने कोई ऐसे बुलाता है क्या? अनुपम ने कुर्ते पर से धूल झाड़ते हुए कहा। मिलने? रफीक चौंका और फिर वह बिरजू की तरफ मुखातिब होकर बोला, साले तुम लोग इसको चुटकुला सुनाते हुए लाए हो क्या? भैया को पता ही नहीं है कि ये अगवा हो गया है। अगवा? रफीक के इतना कहते ही अनुपम की आंखों में अनजान भय खिंच गया। रफीक से इतना सुनते ही नसीम ने अनुपम को पीछे से घुटने पर एक लात मारी। उसका पांव मुड़ गया और वह आगे की तरफ जमीन पर बैठ गया। नसीम ने उसके दोनों हाथ पीछे खींचकर नारियल की रस्सी से इतनी जोर से बांधा कि अनुपम की चीख निकल आई। झटका तो हम खिला नहीं पाएंगे नेताजी,